जय हिंद दोस्तों, गुरु केंद्र में आपका स्वागत है। मैं सुमित जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के बेस्ट 1000 क्वेश्चन के पार्ट 9 को लेकर आया हूं। अगर अभी तक की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आज ही देखें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। पारद यानी कि पारा, मरकरी की बात कर रहा है, क्योंकि उसमें पहला ऑप्शन है उच्च सघनता होती है, उच्च तरलता होती है, उच्च चालकता होती है, और डी में है उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसका सही आंसर सी है, यानी कि पारे की चालकता उच्च होती है, जिस कारण उसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। पारा, जिसे Hg से डिनोट किया जाता है, और मरकरी या फिर क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका अयस्क पूछे तो उसमें सिनेबार नाम बताना है। ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, यानी कि 25 डिग्री के सेल्सियस पर भी यह द्रव्य अवस्था में प्राप्त होगा। याद रखें, यह एक द्रव्य धातु है। और ऑप्शन के हिसाब से हमने सीखा इसमें उच्च चालकता होती है, यानी कि विद्युत का सुचालक भी होगा। पारे के ऊपर कुछ फेमस क्वेश्चन हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो काफ़ी एग्जाम में आते हैं। जैसे कि अगर पारे को किसी भी धातु के साथ मिलाते हैं तो रिजल्ट जो मिलता है वो मिश्र धातु तो होगा ही होगा, साथ में उसको अमलगम कहते हैं। यानी पारे के साथ कोई सा भी धातु मिलाया जाए तो क्या बनेगा? अमलगम। तो एग्जाम में पूछ लेता है कई बार कि अमलगम किससे मिलकर बनता है, तो अमलगम पारे से मिलकर बनता है। जैसे Hg और Ag यानी सिल्वर, जिसे हिंदी में चांदी भी बोला जाता है, इसका प्रयोग दांतों के गैप को भरने के लिए किया जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि दांतों के गैप को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो अमलगम का। और कौन से अमलगम का? जिसमें पारे के साथ Ag यानी सिल्वर यानी चांदी मिलाया जाए। कि पारा जो है वो लोहे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता, यानी लोहे को छोड़कर बाकी कोई सी भी धातु यहाँ पर आप लीजिए वो अमलगम का निर्माण करेगा। क्यों नहीं करता लोहे के साथ अमलगम का निर्माण? तो याद रखिएगा, लोहे का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो पारे के घनत्व से कम होता है, यानी लोहा पारे में तैरता है, जिस कारण वह मिश्र धातु नहीं बना पाता और अमलगम का निर्माण नहीं होता। और कई बार इससे रिलेट करके एक और क्वेश्चन बना देगा कि पारे को किस में रखा जाता है। तो याद रखिएगा, पारे को लोहे के बर्तन में रखा जाता है। कारण ऊपर बताया मैंने, क्योंकि वह लोहे के साथ अमलगम का निर्माण नहीं करता। अब लोहा पारे में नहीं डूबेगा तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पारे में डूब जाएगी? तो उसमें सोना नाम बताना है। सोने का जो घनत्व है, गोल्ड का जो घनत्व है, वो पारे से ज़्यादा होता है, यानी सोना पारे में डूब जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब सोने और Ag यानी चांदी को लेकर कई बार एग्जाम में पूछ लेगा। जैसे चांदी और सोने का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, चांदी और सोने का निष्कर्षण पारे के द्वारा ही किया जाता है। ट्यूबलाइट में अगर पूछ ले, ट्यूबलाइट में आर्गन गैस के साथ साथ मरकरी यानी कि पारे का वाष्प मिलाया जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि हवाई जहाज में पारा ले जाना मना है। ठीक है, हवाई जहाज में पारा आप नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज एल्यूमिनियम से बना होता है और पारा एल्यूमिनियम से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। यही कारण है कि हवाई जहाज में पारे को ले जाने के लिए मना करते हैं। तो ये पारे से जुड़े कुछ फैक्ट थे, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पारे में अगर चीनी यानी कि सुक्रोज मिलाया जाए तो उसका रंग कौन सा हो जाता है। तो रिपीट कर दूं मैं, पारे में चीनी यानी सुक्रोज मिलाने पर उसका रंग कौन सा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइएगा सभी। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसके सही आंसर बता देता हूँ मैं एक बार। शिवानी कुमारी और धीरेन्द्र बिल्कुल सही है इनका। मलेरिया के रोग में RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। मलेरिया की दवा पूछे तो उसमें कुनैन नाम बताना है, जो सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। बाकी जिन ने ट्राई किया है, मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें, और जो भी मैं करा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, नियम बनाइए, रेगुलर करिए। ये मत सोचिए कि मेरे से नहीं होगा, ये सोचिए कि मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा? अरे भाई, आप ही तो करोगे। दिमाग से निकाल दो कि मेरे नसीब में नहीं है, मेरे से नहीं होगा। एक बात ध्यान रखना, नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। याद रखिएगा, नीयत से पढ़ाई करो, नियम से पढ़ाई करो, रोज का काम रोज करो, तब मिलेगी सफलता। आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट में आंसर लिखो, ठीक है? तो मेहनत करो। तो आगे करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, थर्मामीटर में पारद का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च चालकता के कारण। यहाँ थर्मोमीटर की भी बात हो रही है, तो थर्मोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसकी थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि पहला द्रव्य तापमापी, दूसरा चिकित्सक तापमापी, तीसरा गैस तापमापी, फिर ताप युग्म तापमापी, लास्ट पूर्ण विकिरण तापमापी। ये किस प्रकार से कार्य करते हैं? तो द्रव्य तापमापी में पारा और अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा तापमापी
कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ बैरोमीटर करके भी पूछ लेगा, बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पारे का। और बैरोमीटर वायु दाब को मापने में सहायक होता है। गैस तापमापी में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। ताप युक्त सीबेक पर आधारित है, एक तरह से विद्युत उपकरण समझिए इसे। पूर्ण विकिरण, विकिरण यानी कि रेडिएशन, किसी भी वस्तु यानी पिंड के ऊष्मीय यानी ऊष्मा का ग्रहण करके तापमान बताता है, यानी ऊष्मीय विकिरण को ग्रहण करके तापमान बताना। इनका रेंज ध्यान रखिएगा, खासकर दो के तो ध्यान ही रखने हैं, द्रव्य तापमापी और चिकित्सक तापमापी का। जो द्रव्य तापमापी होता है -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। चिकित्सक तापमापी का एग्जाम में भी आया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 यानी 43 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोला जाए तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक। अगर गैस तापमापी का प्रयोग कर रहे हैं तो, और अगर गैस तापमापी में हाइड्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसकी रेंज 500 डिग्री सेल्सियस तक होती है, और नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक। ताप युग्म तापमापी -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक। और पूर्ण विकिरण, तो ये इस पूर्ण विकिरण का प्रयोग हाईएस्ट टेम्परेचर माप के लिए किया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक। जैसे इसका प्रयोग पूछ ले तो सूर्य, तारे या फिर नाभिकीय पिंडों का तापमान पता करने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ताप युग्म तापमापी औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं। गैस तापमापी में गैस यानी गैसों का तापमान मापने के लिए। चिकित्सक यानी डॉक्टर जो यूज करते हैं बुखार मापने के लिए। और द्रव्य तापमापी में द्रव्य आ रहा है, यानी कि द्रव्य का तापमान मापने के लिए। बैरोमीटर मैंने बता दिया, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कई बार पूछ लेगा कि यहाँ पारा और अल्कोहल जो है ये कितने पे जमता है, तो याद रखिएगा पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। यही कारण है कि ठंडे इलाकों में जहाँ पानी मुश्किल से मिलता है वहाँ पर अल्कोहल का सेवन अधिक किया जाता है, क्योंकि ये -115 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। यहीं से रिलेट करके कई बार शरीर का तापमान पूछ ले तो उसमें पजल नहीं होना है। शरीर का सामान्य तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में हो जाता है 310 के। और कमरे का सामान्य तापमान पूछ ले तो 27 डिग्री सेल्सियस। कई जगह पर 26.9 होगा तो पजल मत होना, लगभग 27 हो जाता है। फ़ारेनहाइट में 80.6 और केल्विन में हो जाता है 300 के। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा लिखी है तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है वो जल की होती है। ध्यान रखिएगा, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो ये इस क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट थे, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पिता ए और माता बी रुधिर वर्ग की हो, ब्लड ग्रुप की हो, तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा यानी ब्लड ग्रुप होगा, तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो ब्लड है वो दो भागों में बटा होता है, जिसको एंटीजन और एंटीबॉडी कहते हैं। ये दोनों एक प्रकार का प्रोटीन है, या फिर ऐसे समझिएगा कि ग्लाइको प्रोटीन से बने होते हैं। एंटीजन आरबीसी, यानी आरबीसी और एंटीजन समझिए कि ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी होता है। यानी आरबीसी पर जो एंटीजन होता है वही 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप बनाता है, जिनके नाम हैं ए बी और ओ। इनके खोजकर्ता का नाम पूछे तो ए, बी और ओ, ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, ये 1900 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। लेकिन ए बी की बात करें तो ए बी 1902 में वॉन डी कास्टेलो द्वारा किया गया था। तो पजल नहीं रहना है, डी कास्टेलो बहुत कम ही नाम देगा। अगर ए बी का नाम लेकर बोले तो वॉन डी कास्टेलो, अगर ब्लड ग्रुप का नाम लेकर बोले तो कार्ल लैंडस्टीनर ही टिक करना है आपको। जब तक ए बी नहीं बोलेगा तब तक वॉन डी कास्टेलो टिक नहीं करना। अब इसमें सर्वग्राही और सर्वदाता की बात करें तो ए बी जो है वह सर्वग्राही, यानी वह किसी से भी रक्त ले सकता है, और बी जो है वो सर्वदाता, यानी किसी को भी खून दे सकता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ए बी यानी सर्वग्राही में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और सर्वदाता में एंटीजन नहीं पाया जाता। तो अगर एग्जाम में पूछे एंटीबॉडी किस में नहीं पाई जाती तो ए बी, और एंटीजन किस में नहीं पाया जाता तो ओ, यानी सर्वदाता में। कई बार इसके साथ प्लस और माइनस साइन का यूज़ करेगा, तो याद रखिएगा तो प्लस या माइनस साइन जो है ये RH फैक्टर को दर्शाता है। यानी कि इसको कुछ ऐसे समझिएगा कि आरबीसी पर अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन पाया जाता है तो पॉजिटिव और नहीं पाया जाता तो नेगेटिव।
यानी अगर कोई ए पॉजिटिव है तो उसके आरबीसी में एक्स्ट्रा प्रोटीन पाया जाएगा, और नेगेटिव हुआ तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। आरएच फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर, और साथ में बताना है वियेनर, अकेले नहीं बताना, लैंडस्टीनर और वियेनर दोनों का साथ में ही नाम बताना है। और इससे जुड़ा हुआ एक रोग भी ध्यान रखना है जिसको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसा रोग कहते हैं। इसमें पिता का जो ब्लड है वो पॉजिटिव और माता का जो ब्लड है वो नेगेटिव होने पर जो पहली संतान है वो बिल्कुल ठीक होती है, और उसके बाद जो संतान होती है उनकी भ्रूण में ही हत्या हो जाती है। तो याद रखिएगा, पिता का प्लस माता का माइनस, तो पहली संतान ठीक होगी, बाद वाली जो भी संतानें होंगी उनकी हत्या भ्रूण में ही हो जाती है। और कई बार एग्जाम में सर्वदाता यानी ओ में साइन देकर पूछेगा, तो याद रखिएगा ओ नेगेटिव ही सर्वदाता होता है। अगर साइन देकर नहीं पूछा तो ओ टिक कर दीजिए, और साइन देकर पूछा है तो उसमें ओ नेगेटिव आंसर आएगा। कुछ अदर फैक्ट पे ध्यान दें, तो जो हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं उसके एक यूनिट में ब्लड की मात्रा पूछे तो आपको 350 ml बतानी है, यानी एक यूनिट में 350 ml ब्लड होता है, और इसको 4 डिग्री सेल्सियस पर सोडियम सिट्रेट के साथ रखा जाता है ताकि वो जमे नहीं। तो याद रखिएगा, ब्लड को किसके साथ रखा जाता है, तो सोडियम सिट्रेट के साथ। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि जानवरों के स्पर्म को किस में रखा जाता है, तब भी आपको सोडियम सिट्रेट ही आंसर बताना है। अब इन बातों से आप किसी भी ब्लड ग्रुप से होने वाली संभावना को आसानी से निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन में पिता का ए और माता का बी ब्लड ग्रुप बोला है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो पिता है वो ए और जो माता है वो बी। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि किसी भी ब्लड ग्रुप को अगर ओ से रिलेट किया जाए, चाहे ए को ओ से कर दो चाहे बी को ओ से कर दो, तो रिजल्ट में वही प्राप्त होगा। जैसे ए प्लस ओ ए होगा, बी प्लस ओ बी होगा, इसी तरीके से ए बी प्लस ओ ए बी होगा। ओ से रिलेट करने पर वही रिजल्ट आ जाता है, या फिर ओ प्लस ओ भी ओ ही होगा। तो यहाँ पर हमने पिता का लिखा ए, साथ में क्या आ जाएगा ओ लेट कर लेना है इसको, माता बी तो अलग से ओ लेट कर लिया। अब जैसे बचपन में क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, ए जाएगा मल्टीप्लाई होने तो यहाँ पर बी और ओ दोनों से होगा, यानी ए बी और ओ दोनों से होगा। इसी तरीके से जब ओ जाएगा मल्टीप्लाई होने तो वो भी बी और ओ दोनों से होगा, यानी ओ बी और ओ दोनों से होगा। अब समझिएगा ध्यान से, ए बी से प्रोडक्ट बनाएगा तो ए बी, ए ओ से बनाएगा तो मैंने बताया ए ओ से रिजल्ट में वही प्राप्त होगा, यानी ए ओ बी से प्रोडक्ट बनाएगा तो बी, और ओ ओ से बनाएगा तो ओ। यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप ए हो, माता का ब्लड ग्रुप बी हो, तो होने वाली संतान का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी ओ, यानी कि सारे हो सकते हैं, यानी कि आपको डी टिक करना है। तो ध्यान रखिएगा, पिता का ए माता का बी हो तो होने वाली संतान में चारों ब्लड ग्रुप की संभावना होती है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे सपोज करो पिता का ब्लड ग्रुप है ओ और माता का है ए और बी। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि देखो पिता का ओ, तो साथ में पेयर बनाने के लिए ए को अलग से चाहिए, और यहाँ पर 2 पेयर पहले से ही है तो ओ नहीं लिखना। अब ये वाला ओ जाकर जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ओ ए फिर ओ बी, यानी ए या बी हो गया। इसी तरीके से ये वाला ओ जब दोनों से होगा तो ओ ए और ओ बी, यानी ए या बी। दोनों केस में ध्यान दीजिए ए या बी, तो अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, माता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो होने वाले संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए या बी। तो आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो। अब इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं एक बार इसका चार्ट जो है वो शो कर देता हूँ। 4 ब्लड ग्रुप जो है वो है ए बी और ओ। तो बात करते हैं कि ये किसको दे सकते हैं और यहाँ किस किस से ले सकते हैं। तो ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को दे सकता है। अब हमें पता है ए बी जो है वो सर्वग्राही है। ग्राही मतलब ये सबसे ले सकता है, और ए बी सबको दे सकता है, यानी ये सर्वदाता है। यहाँ देने की बात हो रही है तो ओ तो सबको दे सकता है, यानी ओ को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ए को दे सकता है। इसी तरीके से थोड़ा सा समझना कि सर्वग्राही है ए बी सर्वग्राही का मतलब वो सबसे ले सकता है। ले सकता मतलब वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। अब ए को दे सकता है, ये हमने पढ़ लिया। और सर्वग्राही कौन है? ए बी। सर्वग्राही का मतलब सबसे खून ले सकता है। तो ए को दे सकता है, तो सबसे लेने वाला कौन है? ए बी। तो ए को दे सकता है, तो ए बी को देगा, तभी तो वो सबसे प्राप्त कर रहा है। इसी तरीके से बी को दे सकता है, तो बी ए बी को भी दे सकता है, तभी वो सबसे ब्लड प्राप्त कर रहा है। देखो लेने में हमने ए बी में सब का नाम दिया है, तो ए बी सब में आ रहा है, तो यहाँ पर भी सब में लिखना पड़ेगा आपको कि ए से भी ए बी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है।
ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ए बी सबसे ले सकता है तो ए बी ओ सब मिलकर ए बी को ब्लड दे सकते हैं, इसलिए ए बी सब में आ रहा है। लेने की बात करें तो लेने से पहले यहाँ पर सर्वदाता की बात हो रही है। सर्वदाता जो सबको दे सकता है, यानी ओ ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और खुद अपने आप को भी दे सकता है। और आप सपोज करो कि आप ब्लड लेने जाते हो तो आपको ओ वाला ब्लड एक मिल सकता है आपके लिए, और एक आप जिस ब्लड ग्रुप से हो यानी ए ओ। इसी तरीके से बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से, और ओ सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। तो याद रखिएगा ओ ब्लड जो है वो सिर्फ ओ से ही ले सकता है, और ए बी ब्लड जो है वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। तो ओ और ए बी में डाउट नहीं रखना है आपको, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको अच्छे से कॉपी में नोट करें और याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं? ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, केवल निम्न तरंग दैर्ध्य, केवल मध्यवर्ती तरंग दैर्ध्य, केवल उच्च तरंग दैर्ध्य। यहाँ पर ब्लैक बॉडी यानी ब्लैक कलर की बात कर रहा है, और तरंग दैर्ध्य में आपके विबग्योर की बात हो रही है कि निम्न वाले को वो एब्जॉर्व कर सकता है, हाई वाले को एब्जॉर्व कर सकता है, या फिर मिड वाले को वो एब्जॉर्व कर सकता है। तो इसका सही आंसर है कि ब्लैक जो है वो भी तरंगों को अवशोषित कर सकता है। देखो, तरंग दैर्ध्य यानी प्रकाश का जो बीम है वो 3 तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि आपने कोई वस्तु ली और उस पर कोई बीम डालते हो, तो पहली शर्त है कि बीम जब आप उस पर डालोगे तो वो बीम आगे पास नहीं होगी, यानी यहीं की यहीं रह जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को अद्विप्त बोलते हैं, और अद्विप्त की क्षमता सबसे अधिक होती है ब्लैक में। और यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तरंगों को कौन अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो आपको ब्लैक टिक करना है। दूसरा केस कि बीम आए और टकरा कर वापस चली जाए, तो इस केस को परावर्तन बोलते हैं, जिसमें बीम आती है और टकराकर वापस चली जाती है। और इसमें आने का आई और जाने का आर, यानी आने का एंगल और जाने का एंगल दोनों क्या होता है, बराबर होता है, यानी I इक्वल्स टू आर होता है। और तीसरा केस कि बीम आए और उस वस्तु में प्रवेश करके बाहर चली जाए। तो जब भी कोई वस्तु निम्न से ठोस में जाती है, यानी कि समझिएगा कि हवा से बीम यानी लाइट किसी वस्तु में पहुंच रही है, तो उस वस्तु में उस प्रकाश का विरोध होने के कारण वो थोड़ा झुक जाती है, और इसके झुकाव को अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में देखो, इसको सीधा जाना चाहिए था, ये बेंड हो गई। अब ये बेंड हो गई तो ये किस कारण हुई है, अपवर्तन के कारण। तो 3 चीज़ें, अद्विप्त होना, परावर्तन होना और अपवर्तन होना, जिसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे उसको ध्यान देते हैं। पानी में डूबी हुई लकड़ी, कई बार आपने देखा होगा कि पानी में जो डूबी हुई लकड़ी होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है, या फिर जो सिक्का है पानी में वो थोड़ा तल से उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये किस कारण होता है, तो अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन के कारण ही श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभाजित होता है, ध्यान रखिएगा। यानी श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से, जिसे विबग्योर कहते हैं। और ये किसने बताया था हमें, न्यूटन ने सर्वप्रथम बताया कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से, जिसे स्पेक्ट्रम या वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं। इसी तरीके से सूरज की किरणें जब वर्षा की बूंदों पर पड़ती है तो वो उसमें पहले प्रवेश करेंगे, और प्रवेश करने के कारण थोड़ा सा झुकाव आएगा और वो 7 रंगों में टूटेगी, और वो 7 रंग परावर्तन के कारण उस वर्षा की बूंद से बाहर निकलेंगे। तो एग्जाम में आ जाता है कि इंद्रधनुष किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इंद्रधनुष में परावर्तन और अपवर्तन दोनों बताना है। इंद्रधनुष परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण बनता है। इसी तरीके से कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके लिख देगा, और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको समझिएगा अच्छे से। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है ये क्रांतिक कोण पर निर्भर करता है। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण ऐसे समझना कि मान लो आपने कोई वस्तु ली है और उस वस्तु पर जब आप प्रकाश डालते हो तो प्रकाश को आपतित कहा जाता है, यानी आपतित किरण। और जब वो प्रकाश टकराकर वापस जाती है तो उसे परावर्तित किरण। अब जब आपने प्रकाश डाला तो प्रकाश डालने की वजह से परावर्तन जो है वो बिल्कुल लाइन पर आ गया, यानी कि ये जो आप लाइन देख रहे हो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना दे, किससे, बीच वाले से। तो ये आपने प्रकाश डाला है और प्रकाश डालने की वजह से ये 90 डिग्री का जब कोण बना देती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। यानी आपतित किरण जब परावर्तित होती है तो परावर्तित में कितने का कोण बना दे, तो 90 डिग्री का कोण बना दे, तो उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। और क्रांतिक कोण ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, जैसे कि एंडोस्कोपी। तो याद रखिएगा, एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसी तरीके से मृग मरीचिका, गर्मी में आप देखते हो कि दूर की वस्तुएं हिलती हुई दिखती हैं,
तो उसे मृग मरीचिका कहते हैं। इसी तरीके से हीरा, हीरा किस कारण चमकता है? तो याद रखिएगा हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और हीरे का क्रांतिक कोण भी कई बार पूछा गया है। तो हीरे का क्रांतिक कोण जो होता है 24.2, यानी कि अगर मैं 24.2 का आपतित डालूंगा तो वो परावर्तन में मुझे रिजल्ट में कितना दे देगा? 90 डिग्री। यानी मैंने 24 डिग्री का एंगल बनाया और रिजल्ट में वो 90 डिग्री का एंगल देता है। तो याद रखिएगा एंडोस्कोपी, मृग मरीचिका और हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखे, उसको जरूर बताया जाएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप जान सकें कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अगर आपको करा रहा हूँ तो इसका फ़ायदा उठाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, स्टेलग्मोमीटर, लैक्टोमीटर और थर्मोमीटर। तो इसका सही आंसर है बी यानी कि लैक्टोमीटर। जहाँ भी आपको लैक वर्ड दिखे तो वो आपके दूध से रिलेट करेगा। जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि मादाओं में दूध का निर्माण किसके कारण होता है, तो उसमें आपको आंसर बताना था प्रोलैक्टिन हार्मोन। और यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो लैक शब्द का यूज हो रहा है। तो दूध का निर्माण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से, और दूध का निष्कासन पूछे तो उसमें ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन बताना है। तो पजल नहीं रहना, निर्माण में प्रोलैक्टिन और निष्कासन में ऑक्सीटॉक्सिन। कई बार एग्जाम में इस तरीके से भी आ जाता है कि जानवरों में दूध का निष्कासन किसके द्वारा होता है। तो मैं यहाँ पर निष्कासन की बात कर रहा हूँ। तो निष्कासन चाहे जानवरों में हो या मनुष्य में, किससे होगा? तो ऑक्सीटॉक्सिन के द्वारा। ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती हैं, ये भी ध्यान रखना है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। तो एक बार दूध पे ध्यान देते हैं। दूध का पीएच मान कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो पीएच मान में 6.4 टिक करना है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के द्वारा होता है। याद रखिएगा केसिन प्रोटीन है जो उसके सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो सफ़ेद रंग पूछे या प्रोटीन पूछे, दोनों में केसिन आंसर बताना है। अगर इसी से पूछ ले कि हल्का पीला रंग, कि दूध में हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण दूध में हल्का पीला रंग होता है। और कैरोटीन ना मिले ऑप्शन में तो राइबोफ्लेविन, ध्यान रखिएगा राइबोफ्लेविन यानी विटामिन बी टू साइंटिफिक नेम में राइबोफ्लेविन कहते हैं, यानी राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। तो पहला प्रेफरेंस जाएगा किसको? कैरोटीन को। और कैरोटीन ना मिले तो राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का स्रोत पूछे कि विटामिन बी2 कहाँ से मिलेगा, तो हरे दानेदार जो सब्जियां होती हैं वो विटामिन बी2 का मुख्य स्रोत होती हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब दूध के मिठास के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दूध हमें मीठा क्यों लगता है। तो दूध हमें मीठा लैक्टोज के कारण लगता है। फिर से लैक शब्द आ गया, लैक रिप्रेजेंट करेगा दूध को। तो लैक्टोज के कारण दूध मीठा लगता है। ठीक है, कई बार लैक्टोज को ऐसे भी पूछ लेगा कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो याद रखिएगा लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कौन सी कैटेगरी का कार्बोहाइड्रेट है, तो डाइसैकेराइड यानी कि द्विअणु शर्करा। इसको भी ध्यान रखना है। लैक्टोज डाइसैकेराइड कैटेगरी में आता है, द्विअणु शर्करा में आता है, जिसके कारण दूध मीठा होता है। दूध में विटामिन सी और आयरन यानी Fe नहीं पाया जाता, जिस कारण ये संतुलित आहार नहीं है। ध्यान रखिएगा, कई बार इसको भी लेके क्वेश्चन आ जाता है। जैसे केवल दूध का सेवन करने से आया हुआ था क्वेश्चन एग्जाम में कि केवल दूध का सेवन करने से कौन सा रोग होगा। तो केवल दूध का सेवन करने से शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसको एनीमिया यानी रक्त अरक्ता या रक्त अल्पता करके भी बोलेगा, यानी खून की कमी हो जाती है। और अगर दूध का पाचन पूछे तो दूध का पाचन आमाशय में रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है। याद रखिएगा, जो बचपन में हम दूध पीते हैं उसका पाचन आमाशय में रेनिन एंजाइम के द्वारा होता है, रेनिन पाचक रस के द्वारा होता है, जो वयस्क होने पर इसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है और दूध पचाने में हमें दिक्कत होती है। इसी तरीके से कई बार दूध के बारे में पूछ लेगा कि दूध कौन सा मिश्रण है। तो याद रखिएगा दूध पायस यानी कि इमल्शन का एग्जाम्पल है, जो एक तरह का असमांगी यानी कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो दूध पायस का एग्जाम्पल है, जो एक तरह का असमांगी यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। और पायस क्या होता है, तो जब भी हम दो द्रव्यों को आपस में मिलाते हैं और वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, जैसे कि पानी में अगर आप तेल मिक्स कर रहे हो तो तेल और पानी मिक्स होने के बाद भी आपको अलग अलग नजर आएंगे, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, पायस का। इसीलिए कई बार दूध में जब मिलावट हो जाती है तो कुछ समय बाद दूध अलग दिखेगा और दूध के ऊपर पानी की लेयर अलग दिखती है, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है, पायस का यानी इमल्शन का। और इसी सिद्धांत पर लैक्टोमीटर भी वर्क करता है। लैक्टोमीटर
दूध में पानी की मात्रा का पता लगाता है, जिससे दूध की शुद्धता का पता लग जाता है। पानी ज़्यादा होगा यानी दूध की शुद्धता खराब होगी, पानी कम होगा तो दूध अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही साथ कई बार पूछ लेगा कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो याद रखिएगा दूध नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा। तो नीचे और ऊपर ये जो हो रहा है ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो लैक्टोमीटर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी लैक्टोमीटर क्या करेगा, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर दूध नीचे तली में और पानी ऊपर। तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये दूध से जुड़े कुछ क्वेश्चन थे, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार बाकी ऑप्शनों पे भी ध्यान देते हैं। पहला ऑप्शन था हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रव्य के घनत्व को, डेंसिटी को मेजर करता है। और कई बार हाइड्रो की जगह हाइग्रो लिख देगा, तो इसमें भी पजल नहीं होना। हाइग्रोमीटर और हाइड्रो, ड्रो में सीधे सीधे डी आ रहा है, डी से याद रखना डेंसिटी, और डेंसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, घनत्व। और हाइग्रो ग्रो में गा रहा है गैस, गैस यानी कि यहाँ पर वायु की बात कर रहा है, तो वायु की आर्द्रता। तो पजल बिल्कुल नहीं रहना है, तो जी से गैस रिलेट कर लेना, डी से डेंसिटी रिलेट कर लेना। तो द्रव्य का घनत्व हाइड्रोमीटर से और गैस यानी वायु की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। लैक्टोमीटर हमने सीख लिया, दूध की शुद्धता। स्टेल्गमोमीटर पे ध्यान देते हैं। यह जो है किसी भी द्रव्य के पृष्ठ तनाव को मापता है। तो कई बार एग्जाम में आ जाएगा कि पृष्ठ तनाव को किस मेथड द्वारा मापा जाता है, तो स्टेल्गमोमीटर। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस है, इसमें मीटर यूज नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 100 वाट के 5 बल्ब को प्रत्येक 10 घंटे जलाते हैं तो माह के अंत में कुल कितनी विद्युत ऊर्जा, यहाँ पर ये शब्द इंपॉर्टेंट है, विद्युत ऊर्जा पर खर्च आएगा। यदि 1 यूनिट के कितने रुपए दिए जा रहे हैं, तो 2 रुपए। तो बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो विद्युत ऊर्जा को समझना पड़ेगा। विद्युत ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर, यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ तो मेरी 1 यूनिट बनने के लिए मुझे 1 किलोवाट आवर या बिजली खपत करनी होगी, यानी 1 यूनिट बिल बनाने के लिए 1 किलोमीटर आवर का बिजली खपत करना पड़ेगा। और 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट होता है, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, यानी 1000 वाट मिलकर 1 किलोवाट बनाएंगे। और 1 यूनिट का कितना पे करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपये। तो सबसे पहले तो मुझे यूनिट निकालनी पड़ेगी कि हमने कितनी यूनिट खर्च की है। तो उसके लिए क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं। 100 वाट यानी कि 100 वाट का हमने बल्ब लिया है। कितने बल्ब लिए हैं, 5 बल्ब लिए हैं, तो ये आपके 5 गुने में 100, 500 वाट हो गए। और जो एक दिन में कितने घंटे चलेंगे, तो 10 घंटे। अरे बाबा 5 बल्ब 100 वाट के कितने घंटे चलेंगे, 10 घंटे। तो इस हिसाब से हमारा एक दिन का हिसाब आ गया। और ये कितने दिन लेना है, पूरे माह मतलब 30 दिन। तो ये जो पेयर चलेगा ये 30 दिन तक चलेगा। अब इसमें ये जो आपने 100 वाट, 5 बल्ब, 10 घंटे और 30 दिन जो यूज़ किए हैं, यहाँ पर साफ साफ आप देख रहे हो वाट के हिसाब से है। और यहाँ पर हमें जो यूनिट बनानी है वो किलो वाट के अनुसार बनानी है। तो 1 किलो वाट बनाने के लिए नीचे हमें 1000 वाट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो 0 0 0 0 और ये 0 से ये 0 कट हो गए, मल्टीप्लाई करिएगा। 3 गुने में 5 15 और अलग से 10, यानी कि कितने हो जाएंगे, 150। अब ये 150 यूनिट हमारी बिजली खपत होगी कितने महीने में, तो 1 महीने में। और 1 यूनिट का कितना पे करना है, 2, तो 150 यूनिट का कितना पे करेंगे, 300। तो बड़ा ही सिंपल है, 300 इसका सही आंसर है। तो याद रखिएगा जो भी हम विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो किलोवाट आवर के अनुसार आता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसका क्विक रिव्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारे पास, थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद यानी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसमें उच्च चालकता होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, पिता ए ब्लड ग्रुप वाला, माता बी ब्लड ग्रुप वाली हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, तो चारों की पॉसिबिलिटी होगी, ए बी ओ और ए बी सबकी। ब्लैक बॉडी यानी कि किसी ब्लैक कलर की बात कर रहा है, यानी ब्लैक पेंट जो है किसी विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं, तो वो सभी विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं। दूध की शुद्धता किस में मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर, लैक वर्ड रिलेट करना है दूध से। 100 वाट के 5 बल्ब को प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाए तो माह 150 यूनिट आएगा और उस पर 2 रुपये का खर्च आता है, तो टोटल अमाउंट जो हमारा बन जाएगा वो 300 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए कमेंट में पार्ट 10 लिखें। और अभी तक साइंस पे जितने भी 1000 क्वेश्चन के वीडियोस बने हैं उनका 1 लाइनर प्राप्त करना है तो कमेंट में 1 लाइनर लिख कर भेजें ताकि मैं उस पर काम करने के लिए मोटिवेट हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।